रीबर्थ टू विन माई वॉर एपिसोड 6। आयत जब उठती है तो स्कार्फ को देखती है जो बन चुका था। आयत एक स्माइल के साथ कहती है, आज इसे मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगी। इतना बोल वो जल्दी से उठकर रेडी हो जाती है। आयत नीचे जाती है तो दादी अम्मी सोफे पर बैठी हुई थी। आयत उन्हीं के पास बैठते हुए कहती है, दादी अम्मी गुड मॉर्निंग। दादी आयत को देखते हुए मुस्कुरा कर जवाब देती है। वो देखती है आज आयत का चेहरा खुशी से खिला हुआ है। शौहर के आने की खुशी में मेरी बच्ची का चेहरा चमक रहा है। आयत झिझकते हुए, नहीं दादी अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, आयत बेटा भले ही बुद्धि हुई हूं, लेकिन तेरे की खुशी और चमक ही सब बयां कर रही है। आयत दादी की बात से शर्मा जाती है। आयत ने कहा, दादी अम्मी इतना बोल वो उनके कंधे पर सिर रख लेती है। वो जानती थी दादी अम्मी और अब्बू उसके साथ सही से बात करते हैं। दादी और आयत अभी बातें कर ही रहे थे। 2 दिन की तरह आज भी एक डिलीवरी मैन आयत के लिए उसी नाम से पार्सल लेकर आता है। आयत उसे लेते हुए देखने लगती है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। दादी ने कहा, लगता है हमारा पोता समझदार हो गया है। जाओ और पहनो इसे। आयत कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराते हुए ऊपर चली जाती है। दादी आयत को जाते हुए देख रही थी कि हैदर ने कहा, अम्मी आप आयत को ऐसे क्यों देख रही है? फातिमा जी, असद की दादी ने कहा, तेरा बेटा किसी के लिए तो बदल रहा, और यह बहुत अच्छी बात। हैदर ने बैठते हुए कहा, जी अम्मी। वही आयत ऊपर जाकर उस ड्रेस को देखती है। वो बहुत ही खूबसूरत लाइट ब्लू कलर का बैकलेस गाउस था जो कि आयत की खूबसूरत को 4 चांद लगाने वाला था। आयत देखती है उसमें एक नोट भी था। वहां होटल का एड्रेस था। आयत ने थोड़ा शकी आवाज में कहा, घर नहीं बल्कि होटल बुला रहे हैं। फिर आयत सिर झटकते हुए, बहुत ज्यादा ही सोचती हूँ। आज की शाम आयत के लिए बहुत खास होने वाली थी, या यूं कहे बहुत खौफनाक। आयत ने सोच लिया वो आज रात को ही असद को वह स्कार्फ देगी। आयत को सुबह से शाम का समय आज बहुत लंबा लग रहा था। वो खुश थी, उसे असद का केयरिंग और रोमांटिक बिहेवियर बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन वह तो ये जानती नहीं थी असद ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आज असद ने भी आयत को एक बार भी नहीं देखा था। वो जिस काम के लिए गया था वहां व्यस्त था। आयत जो शाम के लिए रेडी हो गई थी, आयत ने वही गाउन पहना था। उसने बहुत ही लाइट मेकअप किया था और होठ पर भी बेबी पिंक शेड लगाई थी। उस ड्रेस में वो बहुत बोल्ड लग रही थी। यही कारण था कि आयत की खूबसूरती और सादगी हर किसी को भाती थी। एक डार्क कोई उसे देखता था तो खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाता था। वो वही होटल का नाम पति है और घर से होटल के लिए निकल जाती है। आयत को शोभा जी ने जाते हुए देखा था। आयत कार में बैठी थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कन बहुत फास्ट चल रही थी। उसे नर्वसनेस हो रही थी। असद से वह पहली बार तो नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसे घबराहट हो रही थी। आयत उस कार को देख रही थी कि तभी ड्राइवर ने पूछा, मैम कहाँ जाना है? आयत ने उसका जवाब देते हुए कहा, बुर्ज अल अरब। ये सुन ड्राइवर ने स्माइल करते हुए कहा, मैम आप अपने होटल में जाना चाहती है? आयत को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए वो हैरानी से पूछती है, क्या मतलब है आपका? ड्राइवर ने कहा, मैं असद सर ही इस होटल के मालिक है। तो वही बोला। आयत ओके बोल बाहर देखने लगती है। लगभग 20 मिनट में वह वहां पहुंच गए थे। आयत होटल को बहुत हैरानी से देख रही, यहां आना ही उसकी रेंज से बाहर था। अगर कोई साधारण व्यक्ति जाए तो वास्तव में कंगाल हो जाए। इसलिए इस होटल में जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। अपनी कुछ खासियतों के कारण ये होटल दुनिया का सबसे महंगा होटल बना हुआ है। आयत अंदर जाते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, रूम नंबर 105 किस साइड है? सामने खड़ी रिसेप्शन ने बड़े प्यार से कहा, मैम रूम नंबर 105 लेफ्ट साइड में है। हम आपको वहां ले चलते हैं। गार्ड्स आयत को उस रूम के बाहर छोड़कर चला जाता है। आयत को अंदर जाने में डर लग रहा था। आयत का दिल कह रहा था कि वो अंदर में ना जाए। आयत इतना सोचते अपने कदम पीछे हटा देती है, लेकिन फिर सोचते हुए कि मिस्टर खान ही तो अदर है, ये सोच वो रूम का दरवाजा खोल देती है। रूम के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, बस वहां हर जगह पर कैंडल्स और रोज पेटल बिखरे हुए थे। वो रूम एक हनीमून स्वीट था। वहीं दूर एक शख्स सोफे पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा चारों तरफ से अंधेरे में गिरा हुआ था। उस शख्स ने आया से कहा, अंदर आ जाओ बेबी। लेकिन आयत जब उस शख्स को देखती है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, रुद्र तुम यहाँ? रुद्र ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, यस ब्यूटीफुल। आयत ने कहा, मतलब ये सब तुमने किया था? और यह ड्रेस? बोलते हुए आयत चुप हो जाती है और बिना वक्त गवाए दरवाजा खोल बाहर जाने लगती है। लेकिन रुद्र उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। आयत ने चिल्लाते हुए कहा,
छोड़ो मुझे रुद्र, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर खान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रुद्र की पकड़ आयत पर और भी कस जाती है। रुद्र ने कहा, ब्यूटीफुल, इतनी सारी तैयारियां तुम्हारे लिए की है और तुम यहाँ से भागना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। और रही बात तुम्हारे मिस्टर खान की, तो मैं जानता हूँ वह मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आयत का दिल अंदर से डर रहा था, क्योंकि वह जानती थी अगर असद को उसके यहाँ आने का पता भी चला तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर असद घर आते ही अपने रूम में चला जाता है, लेकिन पूरे रूम में उसे आयत नहीं दिखती। असद ने नीचे कॉल करते हुए कहा, आयत को ऊपर भेजो। लेकिन दूसरी से मैड ने कहा, सर, मैम तो बाहर गई है। ये सुन असद कॉल कट कर देता है। दूसरी कॉल करते हुए ड्राइवर से कहता है, कहाँ छोड़ा तुमने आयत को? ड्राइवर से होटल का नाम जान असद बाहर जाने लगता है, लेकिन उसकी नज़र बैग पर पड़े गिफ्ट पर जाती है। वो उसे ध्यान से देखता है और वार्डरोब खोलता है। वहां पर भी बहुत से गिफ्ट और नोट्स थे जिस पर रोमांटिक शायरी थी। ये सब देख और पढ़ते हुए असद की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। असद ने दांत पीसते हुए कहा, बेबी, सही नहीं किया तुमने, सजा के लिए तैयार रहो। गुस्से से वह सारे गिफ्ट तोड़ देता है और तेज कदमों के साथ बाहर चला जाता है। असद बहुत तेज ड्राइव कर रहा था, लेकिन वह जितनी भी तेज ड्राइव करता वो होटल घर से दूर था, उसे आधा घंटा लगना ही था। वहीं दूसरी ओर रुद्र जो आयत को छोड़ नहीं रहा था, आयत ने उसे धक्का देते हुए कहा, मेरे करीब मत आओ। रुद्र जानता था आयत ये सब करेंगे, इसलिए उसने आयत को पकड़ते हुए एक इंजेक्शन उसके नेक पर लगा दिया। आयत घबराते हुए, यह क्या कर रहे हो तुम? ब्यूटीफुल, मैं जानता हूं कि तुम मेरे पास आने के लिए बहुत नखरे करोगी। किसने? मैंने तुम्हें ड्रग्स दिया है, अब तुम खुद पर खुद मेरे करीब आओगी। यह एक ऐसा ड्रग्स है जिसका असर 5 मिनट में दिखने लगेगा। तुम अपनी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आज मेरे इतने करीब आ जाओगे, मैं असद से जीत जाऊंगा। आता ही होगा वह यहाँ और तुम्हें मेरे साथ बिस्तर पर एक होते हुए देखेगा। ब्यूटीफुल। आयत के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वह भीख मांगते हुए बेबसी से कहती है, रुद्र, मुझे जाने दो, तुम जो चाहते हो वो मैं करूंगी। रुद्र ने आयत को चेहरे पर उंगली चलाते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे अपनी बॉडी एक दिन के लिए दे दो। ड्रग्स का नशा आयत पर दिखना शुरू हो गया था। वह अपने गले को सूखता हुआ महसूस कर रही थी। उसकी बॉडी बार बार उसे रुद्र के करीब लेकर जा रही थी। रुद्र आयत को ऊपर से नीचे देखता है और उसकी नजर आयत के पतले और गुलाबी होठ पर टिक जाती है, लेकिन आयत आंखों को ब्लीक करता हुए पीछे हट जाती है। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें खुद को कभी नहीं सौंपूंगी। रुद्र आराम से आयत को देख रहा था। वो जानता था कि कुछ ही देर में आयत अपने बस से बाहर हो जाएगी। आयत लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी डिजायर उसे रोक रही थी। रुद्र टाइम ना वेस्ट करते हुए आयत के बैक पर किस करने लगता है। आयत उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। रुद्र ने आयत के नेक पर किस करते हुए कहा, ब्यूटीफुल, कोशिश करना छोड़ दो, तुम नहीं जा पाओगे। आयत जिसका ला सूख रहा था। आयत ने कहा, पानी चाहिए। रुद्र ने हंसते हुए कहा, ब्यूटीफुल, पानी नहीं, तुम्हें होठ की प्यास है। इतना बोलते हुए रुद्र आयत को बेड पर धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर आते हुए उसके चेहरे पर देखने लगता है। आयत जो अब पूरी तरह से नशे में थी, वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे असद अपने सामने दिखाई देता है। वो एक प्यारी स्माइल के साथ कहती है, मिस्टर खान, तुम आ गए। वही रुद्र तिरछी मुस्कान के साथ, यस बेबी, मुझे तो आना ही था। आयत उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए अपने हाथों से होठों को रब कर रही थी। आयत ने कहा, मिस्टर खान, किस मी। ये सुन रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे आयत के होठों को चूमने लगता है। आयत जिसे असद समझ रही थी वो तो असद था ही नहीं, वह रुद्र था। आयत रुद्र को खुद से दूर करते हुए गहरी सांसें लेने लगती है। आयत ने हंसते हुए कहा, मिस्टर खान, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं, देखेंगे नहीं आप? रुद्र हाँ में जवाब देते हुए, क्यों नहीं ब्यूटीफुल। आयत लड़के रहते हुए हैं और टेबल पर पड़े लिफाफे में से उसका को बाहर निकालते हुए रुद्र के गले में पहना देती है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर खान, तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसकी स्माइल इतनी प्योर थी कि एक पल के लिए रुद्र भी खो गया, लेकिन वह अपना सिर झटकते हुए अपनी वॉच की तरह देखता है। बस 5 में तुम्हारा मिस्टर खान पहुंच जाएगा। लेकिन रुद्र गलत था। असद इतनी फास्ट ड्राइव कर रहा था कि वो होटल पहुंच गया था। असद तेरे कदमों के साथ होटल की तरफ पड़ा था। बाहर गार्ड्स ने असद को देखते दरवाजा खोल दिया था, क्योंकि वह जानता था कि वह कौन है। असद में बिना रिसेप्शन से पूछे ऊपर की तरफ पड़ जाता है, लेकिन रिसेप्शन ने उसे रोकते हुए कहा, हेलो, बिना पूछे तुम कहाँ जा रहे हो? असद उसे गुस्से से घूरने लगता है। गॉड्स ने असद के आने की खबर मैनेजर को दे दी थी, इसलिए मैनेजर भागते हुए वहां आता है। वो रिसेप्शनिस्ट को डालते हुए जाता है, इन्हीं का होटल है और तुम इन्हीं के होटल में जाने से रोक रही हो।
रिसेप्शनिस्ट डरते हुए पीछे हट जाती है। मैनेजर ने कहा, आए बॉस। असद ने बेहद सर्द लहजे में कहा, रूम न 105 की चाबी चाहिए, और खबरदार अगर तुम में से किसी ने भी वहां आने की जरूरत भी की तो। मैनेजर ने डरते हुए कहा, जी बॉस हम नहीं आएंगे। इतना बोल वो चाबी असद को दे देता है। रूम में रुद्र आयत को दूसरी ओर घुमाते हुए उसके नेक पर किस कर रहा था। आयत अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो पूरी तरह से नशे में थी। रुद्र तिरछी मुस्कान के साथ एक साइड से ड्रेस का सटेप को नीचे कर देता है और आयत को बेड पर गिराते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में इंटरवाइन कर गले पर किस कर रहा था। आयत तो उसे असद समझ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौन सा तूफान अब उसकी जिंदगी में आने वाला था। बड़ी ही गुस्से से असद दरवाजा को खोलता है और सामने रुद्र को आयत के ऊपर देख गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस जाती है। रुद्र एक तिरछी मुस्कान के साथ आयत के होठों पर अपने होठ रखने लगता है कि असद उसे पीछे से पकड़ते हुए उसका सिर दीवार पर मार देता है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार मारने से उसके सिर पर से खून निकलते लगता है, लेकिन असद के चेहरे पर गुस्सा देख उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल थी। रुद्र ने कहा, जितना मारना है मार ले, लेकिन तेरी बीवी के जिस्म के खूबसूरत कमाल की है। इतने कोमल होठ है, बार बार चूमने का मन करता है। ये देख, स्कार्फ तेरी बीवी ने दिया है, अच्छा लग रहा है ना मुझ पर। असद को पहले ही बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। ये सुन उसके गुस्से की आग और बढ़ जाती है। असद नज गुस्से से कांच के टेबल पर रुद्र के सिर को मार दिया और बेदर्दी के साथ स्कार्फ को रुद्र के गले से उतार देता है। रुद्र की हालत अधमरी हो गई थी। असद आयत को गुस्से भरी नजर से देखता है जो बेहोश थी। असद उसे गोद में उठाते हुए बाहर चला जाता है और वहां खड़े कुछ गार्ड्स को कहता है, इसे इसी रूम में बंद कर दो और बिना मुझसे पूछे इस रूम को कोई नहीं खोलेगा। असद तेज कदमों के साथ आयत को लेकर वहां से चला जाता है। असद बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। उसकी नजरों के सामने बार बार किस करना याद आ रहा था। वो बेहद गुस्से से आयत को देख रहा था। कुछ देर बाद जब आयत को होश आता है तो आयत खुद को अनजान कमरे में देख इधर उधर देखने लगती है। आयत अपना सिर पकड़ते हुए सब याद करने की कोशिश कर रही थी, उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने बैठे शख्स पर जाती है जो सोफे पर बैठा गुस्से से उसे ही घूर रहा था। असद का इतना डरावना चेहरा देख आयत अंदर से कांप गई थी। वो थूक हटकते हुए कहती है, मिस्टर खान। असद ने गुस्से भरे लहजे में कहा, तो नींद खुल गई आपकी मोहतरमा, या अभी कुछ नशा बाकी है? आयत असद की बात सुन सिर और नजरें झुका लेती है। असद ने सर्द लहजे में कहा, लुक एट मी। आयत को असद का गुस्सा देख इतना तो पता चल ही गया था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या उसे पता नहीं था। आयत डरते हुए असद को देखती है। असद ने कहा, वहां किससे पूछ कर गई थी? आयत कोई जवाब नहीं देती तो असद ने चिल्लाते हुए कहा, किससे पूछ कर गई थी? आयत ने बेबसी से कहा, किसी की भी नहीं। असद ने उठ आयत के बालों को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा था मुझे धोखे से सख्त नफरत है। आयत ने कहा, मिस्टर खान मैंने क्या किया है? मुझे कुछ भी याद नहीं है। असद ने नफरत से आयत को घूरते हुए कहा, ये भोलापन मेरे सामने दिखाती हो या सभी को दिखाकर फंसाती हो? आयत को सच में नहीं पता था कि हुआ क्या है, इसलिए वो असद की बातें सुन रही थी। आयत जैसे उड़ने लगती है तो पैरों में बैदिया देख उसकी आंखें हैरानी से असद को देखने लगती है। आयत ने कहा, ये सब क्या है? असद ने आयत का चेहरे को पकड़ते हुए कहा, बेबी तुम्हारी सजा। आयत की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मिस्टर खान मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी पूरी बात तो सुन लो। असद को ये सुन और भी गुस्सा आने लगता है, इतना ज्यादा गुस्सा कि वो चाहता तो अभी आयत को खत्म कर देता, लेकिन उसने आयत की बात ना सुनते हुए वहां पड़े लेपम को उठाकर दीवार से मार देता है। डर के पारे आयत खुद में सिमट जाती है। असद के वहां हर चीजों को फेंकना शुरू कर दिया था। एक एक कर वो हर चीज को तोड़ रहा था। हर बात पर झूठ बेबी, हर बार पर तुम वहां अपनी मर्जी से गई थी। फिर उसने आयत के कदों को कस के पकड़ते हुए कहा, बच्चा भी उसका तो नहीं था, 1 साल से उसके साथ थी। आयत हैरानी से असद को देख रही थी। ये सुन उसे गुस्सा आने लगते हैं। आयत ने हिम्मत कर असद से आंखें मिलाते हुए कहा, हद पार मत करो और मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी मत बोलना। ये सुन असद का हाथ आयत पर उठने लगता है। आयत डर के मारे अपना चेहरा ढक लेती है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह जाता है। उसने अपने हाथ को दीवार पर मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की? बोला था धोखा मत देना, लेकिन तुम ऊपर से नीचे तक झूठ हो। आयत गुस्से से असद की कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, एक बार मेरी बात तो सुनो। असद ने आयत को घूरते हुए कहा, कॉलर छोड़ो। आयत के हाथ अभी भी कॉलर पर थे।
असद ने चिल्लाते हुए कहा, कॉलर छोड़ो आयत। आयत ने पहली बार अपना नाम असद के मुंह से सुना था। वो ये सुन अपने हाथ पीछे ले लेती है। असद ने आयत के बालों को बेदर्दी से पकड़ते हुए कहा, बहुत आग लगी है तुम्हें सबके साथ रात गुजारने की, तो आज मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी करता हूं। इतना बोलते हुए असद जबरदस्ती उसके होठों को काटने लगता है। उसकी किस इतनी रूढ़ थी कि आयत को पेन हो रहा था। असद अपने आपे से बाहर था। उसने आयत के कपड़ों को दो भागों में फाड़ दिया और उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था। वो आयत के शरीर तरह बाइट कर रहा था। उसने आयत के हाथों को कस के पकड़ा हुआ था। आयत असद से छूटने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन छूट नहीं पा रही। उसके पैर पहले ही बंधे हुए थे। असद सब कुछ गुस्से से ही कर रहा। जितना गुस्सा उसे रुद्र के साथ देखकर हुआ, उससे ज्यादा दर्द वो आयत को देना चाह रहा था। असद का हर मूव आयत को दर्द दे रहा था। आयत की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मिस्टर खान प्लीज छोड़ो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन असद का आयत के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बेदर्दी से आयत के अंदर एंटर होता। आयत की चीख निकल जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह 1000 मौतें मर रही है। असद ने 2 घंटे तक आयत को सेक्सुअली टच किया, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। वह अपने कपड़े पहनता है और दरवाजा पटकते हुए बाहर चला है। असद ने सर्द लहजे में नीचे खड़े इमरान से कहा, इसे ना ही खाना देना और ना ही पानी, और मेरे अलावा उस कमरे में कोई जाने की हिम्मत भी ना करे। इतना बोल वह आयत के पास वाल रूम में चला जाता है। गुस्से में वो वाइन पर वाइन पीते जा रहा था। असद ने मैड को बुलाते हुए कहा, ये कमरे मैम के रूम में ले जाओ और सिर्फ कपड़े ही देकर आना। ये सुन मैड हाँ में सिर हिलाते हुए बाहर चली जाती है। आयत जो असद के टचर से थक गई थी और ड्रग के कारण उसे नींद आ गई थी। लगभग कुछ देर बाद जब आयत को होश होता है तो वह खुद को देखती है तो उसे खुद पर ही तरस आ रहा था। आयत के पूरी बॉडी दर्द हो रही थी, लेकिन आयत को इस बात का कोई दर्द नहीं था। उसे तो बस असद की बेरुखी नहीं देखी जा रही थी। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी, मिस्टर खान एक बार पूरा सच जान लेते। आयत खुद के घुटनों पर सिर रख के रोने लगती है। वो 1 घंटे से रोते जा रही थी। वो उठकर बाहर भी नहीं जा सकती थी, उसके पैर बंधे हुए थे। मैड दरवाजा खोलते हुए कहती है, मैम आपके लिए पकड़े। वो कपड़े रखते हुए बिया आयत को देखे वहां से चली जाती है और रूम को बंद कर देती है। दूसरी ओर असद ने बहुत ज्यादा वाइन पी हुई थी। जगह जगह पर बोलते पड़ी हुई थी। रूम में चारों तरफ अंधेरा था। असद खुद के हाथ को दीवार पर मारते जा रहा था। उसका हाथ पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसे बस रुद्र के चेहरा याद आ रहा था जिस पर सुकून था। असद ने गुस्से से कहा, तेरा सुख चैन सब छीन लूंगा साले, बर्बाद कर दूंगा तुझे। तूने मेरी उस चीज पर हाथ मारने की कोशिश की है जो मेरे लिए प्रीशियस है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। इतना बोलते हुए असद एक कॉल करता है और आंखों में गुस्सा लिए कहता है, आज से तेरी बर्बादी शुरू रुद्र प्रताप। असद ने रुद्र को वहां से निकाल किसी अंधेरी जगह पर रखा हुआ था जहां ना तो लाइट थी ना पानी। उसे रस्सियों से बांधा गया था। 4 दिन बीत चुके थे, वो वही बंद था। एक भी दिन असद वहां नहीं गया था। वही दूसरी ओर आयत भी 4 दिन उसे रूम में बंद थी। उसने बहुत कोशिश की थी बाहर जाने की। वो बार बार दरवाजा खटखा रही थी, लेकिन असद के अलावा वहां कोई नहीं था। कई बार असद उस दरवाजे तक गया, लेकिन फिर वहीं से लौट जाता है। ऐसा करते 4 दिन हो गए थे। वही असद को बार बार दादी की कॉल आ रही थी, लेकिन वह अपना फोन बंद कर देता है। आयत की हिम्मत अब टूट गई थी। 4 दिन बिना कुछ खाए उसकी हालत अब काफी खराब थी। आयत दरवाजे के पास ही बैठी हुई थी। उसकी सांसें धीमे चल रही थी। आयत ने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर खान एक बार मुझसे बात करो। इतना बोल आयत वही लेट जाती है। उसके होठ पूरी तरह से सूख चुके थे और चेहरा की चमक तो कब की खो गई थी। उसे लग रहा था कि वह कब जिंदा नहीं बचेगी। इमरान जो असद के रूम में ही जा रहा था, वो आयत के रूम में कोई आवाज ना आते देख एक बखर उसे आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इमरान तेज कदमों के साथ असद के रूम की तरफ बढ़ जाता है। इमरान ने कहा, बॉस आपका डिनर। असद जो बाहर देख रहा था, उसने बाहर देखते हुए कहा, नहीं चाहिए, ले जाओ। इमरान ने थोड़ा रुकते हुए कहा, बॉस आपने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया। असद ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, अपने काम से काम रखो और ले जाओ। वो कैसी है? इमरान सिर झुकाते हुए कहा, बॉस आज एक बार भी उनकी आवाज नहीं आई। मैंने अभी भी कोशिश की थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। असद ये सुन जैसे अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, उसे चक्कर आने लगता है। वह लड़खड़ाते हुए सोफे पर बैठ जाता है। इमरान उसे ऐसे देख पानी देते हुए कहता है, बॉस प्लीज अगर आपने कुछ खाना नहीं है तो पानी ही पी लीजिए। असद पानी पीते हुए कहता है, ये खाना लेकर आओ।
इतना बोल असद आयत के रूम की तरफ बढ़ जाता है। असद आयत का रूम खोलता है और इमरान से खाना लेकर उसे जाने का इशारा करता है। असद जाता है तो आयत नीचे ही लेटी हुई थी। आयत को किसी के अंदर आने की आवाज आती है तो वह अपनी आंखें खोलती है। सामने असद को देख वह स्माइल करती है और दूसरे ही पल उसकी आंखें बंद हो जाती है। असद ने आयत को 4 दिन बाद देखा था। वो आयत के पास बैठते हुए उसे चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए सहलाता है। असद खुद उसे अपनी गोद में उठाता है और बैर पर आराम से लिटाता है, उसके बंधे हुए पैर भी खोल देता है। आयत को पानी पिलाते हुए कहता है, पियो इसे और खाना खाओ। आयत पानी पीते हैं तो उसे बेटर फील होता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि आज वह मर जाएगी। असद अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए कहा, खाना खाओ और सो जाओ, अब तुम्हें बंद नहीं करूँगा। वही आयत बस असद को देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। आयत असद के हाथों से खाना खा रही थी। आयत ने थोड़ा धीमे स्वर में कहा, मिस्टर खान। असद ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अभी बस खाना खाओ, बातें बाद में। असद उसे खाना खिलाने के बाद वहां से जाने लगता है कि आयत उसे बेखक करते हुए कहती है, मिस्टर खान मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे नहीं याद क्या हुआ उस दिन। असद शांत था, इसलिए आयत ने आगे बोलते हुए कहा, मुझे सब गिफ्ट्स आपके नाम से दिए गए थे और होटल भी आपके नाम से बुलाया था, वरना मैं वहां कभी नहीं जाती। आयत ने बिना वक्त गवाए असद को सब बता देती है। ये सुन असद के चेहरे पर चमक आ जाती है, लेकिन वो आयत से कुछ नहीं कहता, बस वैसे ही खड़ा था। आयत अभी आगे कुछ कहती कि असद उसकी तरह मुंह करते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, रेस्ट करो। इतना कह असद जैसे उसे ब्लैकेट उड़ाता है। आयत के मुंह से आह निकल जाती है। ये सुन असद ब्लैकेट को पीछे कर आयत के पूरी बॉडी को चेक करने लगता है। असद की नज़र उसके पैरों पर जाती है। बंधे होने कारण उसके पैरों पर लाल निशान बन गए थे और स्वेलिंग थी। असद जानता था कि यह सब उसी के कारण हुआ है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो साइड के ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और ऑयलमेंट पैरों पर लगा देता है। आयत उसे बड़ी गौर से देख रही थी और सोच रही थी। वो असद के बिहेवियर को समझ नहीं पा रही थी। असद तो उसके लिए एक पहेली बनता जा रहा था। कभी तो वह इतना क्रूर बन जाता है और कभी खुद उसकी इतनी केयर करता है। असद ने कहा, वाइफी अगर देखना हो गया हो तो अब सो जाओ। आयत हाँ में सिर हिला देती है। असद उठकर उसके पास चला जाता है और उसे आयत को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी। आयत यह सुन असद को हैरानी से देखने लगती है। वो जितना भी असद के साथ रही थी, आज पहली बार उसने असद को सॉरी बोलते हुए देखा है। असद आयत को हैरान देख स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ, सॉरी नहीं चाहिए क्या, कुछ और चाहिए? आयत नजरें नीचे करते हुए, नहीं कुछ नहीं। असद ने आयत को सीने से लगाते हुए कहा, सही सोच रही हो बेबी, पहली बार किसी को सॉरी बोला है? आयत ने कहा, ऐसा क्यों? असद ने कहा, कुछ नहीं बेबी, सो जाओ। असद आयत के सिर को सहला रहा था। आयत को कुछ ही देर में नींद आ गई थी। वह असद की गोद में ही सो गई थी। असद ने उसे उठाने की जरूरत नहीं समझी। उसे भी कई दिनों बाद सुकून की नींद आई थी। असद जिसने 5 दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। वो वॉशरूम में जाकर वोमिटिंग करने लगता है। आयत यह आवाज सुन उठ जाती है। वो असद को बेड पर ना देख वॉशरूम का दरवाजा खोलती है तो सामने असद को ऐसे देख घबराते हुए कहती है, मिस्टर खान आप ठीक तो है? असद ने उसे सर्द निगाहों से घूरते हुए कहा, जाओ यहाँ से और इमरान को भेजो। आयत हैरानी से असद को देख रही थी और सोच रही थी कि मुझे भी तो बोला जा सकता है ना, फिर इमरान भाईजान क्यों? असद जिसकी जब भी तबीयत खराब होती थी वो अकेला रहना ही पसंद करता था। उसे अपनी प्रॉब्लम किसी को भी बताना जरूरी नहीं लगता था, भले ही वो मर ही क्यों ना रहा हो। असद जिसे बार बार वोमिटिंग हो रही थी। आयत असद की बात इग्नोर करते हुए कहती है, मैं हूं ना, तुम चलो मेरे साथ। असद जानता था आयत जल्दी नहीं मानने वाली, लेकिन उसे ये भी पता था कि आयत उसे नहीं संभाल पाएगी, अभी वो खुद कमजोर थी। आयत ने बिना झिझकते हुए असद के चेहरे पर पसीने को पोंछ देती है। असद उसे घूर रहा था। आयत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए मेरे साथ बाहर। असद जिससे चला नहीं जा रहा था, उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, उसकी पूरी बॉडी बुखार से तप रही थी, लेकिन एटीट्यूड फिर भी कम नहीं हुआ था। आयत असद का हाथ अपने कंधे पर रखती है और धीरे धीरे उसे बाहर ले जा रही थी। असद भले ही बीमार था, लेकिन उसकी बॉडी आयत से काफी भारी थी। असद ने धीमे स्वर में कहा, इमरान को बुला लेती, तुम मुझे ऐडल नहीं कर पाओगी। लेकिन आयत भी जिद्दी थी। वो असद को वॉशरूम से बाहर निकाल बेड पर लिटा देती। उसे ऐसा करने में टाइम तो लगा था। तुम चुपचाप लेट जाओ, मैं भाईजान को बुला देती हूँ। इतना कह आयत नीचे चली जाती है। असद आयत को बाहर जाते हुए देख कहता है,
जिद्दी। वही आयत नीचे जब जाती है तो इमरान ऑन ड्यूटी था, वो घर के बाहर ही खड़ा था। आयत में इमरान को आवाज देते हुए कहा, भाईजान आप डॉक्टर को बुला देंगे। ये सुन इमरान आयत की तरह दिखता है, वो सवालिया नजरों से देख रहा था। आयत ने समझाते हुए कहा, क्या आप डॉक्टर को बुला देंगे, मिस्टर खान की तबीयत ठीक नहीं है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मैम बॉस कभी भी डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाते और ना ही हम में से किसी को अपने पास आने देते हैं। अगर मैं डॉक्टर को बुला भी लूंगा तो वो इलाज नहीं करवाएंगे। ये सुन आयत थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है आप डॉक्टर को मत बुलाए, मैं आपको एक पेपर पर कुछ मेडिसिन लेकर देती हूँ, अब वो मनवा दीजिए। इतना बोल आयत एक पेपर और पेन लेकर उस पर कुछ मेडिसिन लिख देती है और इमरान को देते हुए कहती है, आप इस मेडिसिन को मनवा दीजिए। इमरान हाँ में से हिलाते हुए जाने लगता है, लेकिन आयत उसे जाते हुए रोक लेती है। आयत में सवाल करते हुए कहा, इमरान भाईजान आप बता सकते कि मिस्टर खान की तबीयत इतनी खराब क्यों है। इमरान कोई जवाब नहीं देता, अपना सिर झुका देता है। आयत में थोड़ा गुस्से से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं या नहीं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मैम उन्होंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई है। आयत कंफ्यूज होते हुए इमरान को देख रही थी। आयत ने इमरान से कहा, लेकिन क्यों, उन्होंने 5 दिन से कुछ खाया क्यों नहीं है। इमरान जिसको इस सवाल का जवाब नहीं पता था, इसलिए इमरान ने कहा, मैम मैं नहीं जानता कि सामने 5 दिनों से कुछ खाया क्यों नहीं है, लेकिन हम जब भी उन्हें खाना देने जाते थे वो यही कहते थे कि उन्हें भूख नहीं है और खाना वापस भिजवा देते थे। आयत ने ज्यादा बात ना करते हुए कहा, ठीक है आप जाइए और मेडिसिन ले आएंगे। ये सुनते हुए इमरान वहां से चला जाता है। आयत किचन में जाकर एक बाउल में ठंडा पानी निकालती है और साथ में उसमें आइस क्यूब डालती है। आयत को असद का बिहेवियर सच में समझ नहीं आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि अगर 5 दिन उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया तो खुद भी नहीं खाया, लेकिन ऐसा क्यों, कि क्या वो मुझे प्यार करते हैं। आयत के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनमें से किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। आयत अपना सर झटकते हुए वो उस बाउल को लेते ऊपर चली जाती है। ऊपर जाकर वह देखती है कि असद अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ है, शायद बुखार की वजह से उसे ज्यादा होश नहीं था। आयत उसे ब्लैंकेट देती है और एक कपड़ा लेकर उसके सर पर ठंडे पानी की पटिया रखने लगती है। असद को जब किसी ठंडी चीज का एहसास होता है वह अपनी आंखें खोल सामने देखता है। असद आयत को देख कहता है, मैंने कहा था ना तुम चली जाओ, मेरे पास मत आओ। आयत असद की हर बात को चुपचाप सुन रही थी और पटिया रखते जा रही थी। आयत जब जवाब नहीं देती तो असद उसका हाथ पकड़ लेता है, मत करो मेरी कोई हेल्प, मुझे परवाह की आदत नहीं है, जाओ यहाँ से। आयत ने असद के होठ पर उंगली रखते हुए कहा, चुप हो जाओ, कब से बोलते जा रहे हो, और रही बात परवाह की तो आदत डाल लो। असद एक टक आयत को देख रहा था। आज तक उसकी अम्मी के अलावा किसी ने उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। वो जब भी बीमार होता है उसकी अम्मी पूरी रात उसके पास बैठती थी, उसे चेक करती थी। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि इमरान ने डोर नॉक करते हुए कहा, मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये सुन दोनों अपनी नजरें एक दूसरे से फेर लेते हैं। आयत ने कहा, जी भाईजान आप आए। इमरान आयत को पैकेट देते हुए कहता है, आपने जो मंगवाया सब इसमें है। आयत ओके बोल उसमें से मेडिसिन निकाल असद को देते हुए कहती है, यह मेडिसिन खा लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। असद किसी छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह पीछ कर लेता है। आयत उसे दोबारा खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार असद यही कर रहा था। इसलिए आयत ने थोड़ा गुस्से से कहा, मेडिसिन खाओगे या नहीं। असद जवाब देने के लिए कुछ बोलता उससे पहले आया था, उसके बाद मेडिसिन डाल देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में असद उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। आयत को लगा ही था कि ऐसे ही करेगा, इसलिए जब उसने असद के मुंह में जब मेडिसिन डाली थी तभी उसने असद के हाथ पर एक इंजेक्शन लगा दिया था। असद को जब एहसास होता है आयत की तरफ देखता है। आयत में मुस्कुरा कर कहा, शैतान बच्चों को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। असद आयत को तीखी की नजरों से घूर रहा था, वही ये देख इमरान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आयत ने इमरान से कहा, आप सूप भेज दीजिए। इमरान हाँ में सिर हिलाते हुए नीचे चला जाता है। आयत असद के पास ही बैठी हुई थी। मैट कुछ ही देर में सूप लेकर आ जाती है। आयत उस सूप को लेकर असद को अपने हाथों से पिलाने लगती है, लेकिन असद मुंह नहीं खोलता। वो आयत को हर बात पर परेशान कर रहा था। आयत सूप को बेड पर रख देती है और थोड़ा गुस्से से कहती है, तुम सूप क्यों नहीं पी रहे, या जानबूझकर परेशान कर रहे हो मुझे। आयत दोबारा कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं। आयत को परेशान देख असद के चेहरे में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। आयत खुद सूप पीते हुए असद के होठों पर अपने होठ रख देती है।
ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि असद की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे लगा नहीं था आयत ये करेगी। आयत जैसे पीछे हटने लगती है, असद उसका सिर पकड़ दोबारा है इसे किस करने लगता है। आयत जल्दी से पीछे हट जाती है। आयत ने कहा, मैं तुम्हें किस नहीं कर रही थी। असद ने कहा, पर मैं तो कर रहा हूं। अब सारा सूप ऐसे ही पिलाओ। आयत कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आयत गुस्से से असद को घूर रही थी। यह इंसान हर चीज में रोमांस ढूंढ ही लेता है, तबीयत ठीक नहीं है लेकिन दिमाग बहुत चलता है। असद ने कहा, पिलाओ बेबी। आयत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए असद ने उसे जैसा कहा आयत ने उसे वैसे ही सो पिला दिया। असद को सूख जाने के बाद आयत उसी के पास बैठ जाती है और उसका बुखार चेक करते हुए पटिया रखती है। असद किसी की छोटे बच्चे की तरह आयत की गोद में सर रख लेता है। इस बात से काफी हैरान भी थी, लेकिन असद की तबीयत ठीक ना होने के कारण इसलिए वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती। वो तो वैसे ही करने दे रही थी जैसा हो जाता था। दवाई के नशे के कारण असद को नींद आ गई थी। आयत लगभग आधे घंटे तक उसके सिर पर पटिया रखती रही। आधे घंटे बाद वो उसे चेक करते हैं तो देखती है कि बुखार काफी कम हो गए हैं, लेकिन असद बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। आयत टाइम देखती है तो रात के 3:30 बज गए थे। आयत सिर को सहलाते हुए वैसे ही सो जाती है। सुबह के 9 बज गए थे, दोनों में से कोई नहीं उठा था। रूम का दरवाजा भी ओपन ही था, इसलिए इमरान अंदर आता है कि वह बता सके कि दादी को पता चल गया है वह कहाँ है। लेकिन जब वह अंदर आते दोनों को सोए हुए देखता है। असद का सिर आयत की गोद में ही था और उसने आयत का हाथ पकड़ा हुआ था। इमरान दरवाजा बंद कर बिना उन्हें उठाए वहां से चला जाता है। क्या जब असद की नींद खुलती है तो है देखता है कि वह आयत का हाथ पकड़कर सोया है। असद आयत का चेहरा देखता है जो काफी कमजोर हो गया था। इतने दिन खाना नहीं खाने से उसकी भी तबीयत बिगड़ सकती थी, लेकिन फिर भी पूरी रात मेरे पास बैठी रही। असद यही सब सोच रहा था कि वो देखता है आयत हिल रही है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। आयत उठते ही पहले असद के टेम्परेचर को चेक करती है। असद का बुखार कम हो गया था। आयत ने खुद से कहा, थैंक गॉड, इनका फीवर कम हो गया है। इतना बोल आयत असद के फोरहेंड पर किस करने लगती है, लेकिन फिर वह रुक जाती है। उसे यह 5 दिन कभी नहीं बुलाएंगे। जब उसे वह सब याद आता है तो वह असद से थोड़ा दूर हो जाती है। असद सब देख रहा था। आयत उठने लगती है तो असद उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है। उसे आयत का केयर करना अच्छा लग रहा था और उसकी नाराजगी भी। आयत असद को बिना उठाए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। असद अपनी पकड़ ढीली कर देता है। आयत हाथ छुड़ाकर वॉशरूम में चली जाती है। असद आयत के जाते अपनी आंखें खोल मुस्कुराते हुए कहता है, पागल लड़की। आयत कुछ ही देर में फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। आयत के आते ही असद अपनी आंखें बंद कर लेता है। आयत मिरर के सामने खड़े अपने बाल सुखा रही थी। आयत को लगता है शायद कोई उसे देख रहा था, इसलिए वो असद की तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। आयत को लगा वो बहुत ज्यादा ही सोच रही है। आयत रेडी होकर नीचे चली गई थी। उसने असद को नहीं उठाया। वो चाहती थी असद जितना हो सके रेस्ट करे। आयत किचन में जाकर अपने और असद के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। वही दूसरी ओर असद अब काफी बेटर फील कर रहा था। वह इमरान को कॉल करता है, असद ऑन कॉल, ऊपर आओ लेकिन बेबी से छुपकर। इतना बोल असद फोन कट कर देता है। इमरान असद की बात सुन सोच में पड़ जाता है। मैम से छुपाना क्यों है। वह अपने थॉट्स को साइड रख आयत से छुपते हुए ऊपर चला जाता है। इमरान ने कहा, जी बॉस। असद जो कि बैर पर बैठा हुआ था। असद ने सीरियस होते हुए कहा, क्या खबर उन सब की। इमरान ने कहा, बॉस ऑल गुड, सबको अच्छा सबक मिल रहा है। बस उन्हें खत्म करने के लिए आपके ऑर्डर का इंतजार है। असद ने कहा, नहीं अभी और तड़पाओ, जमीन पर ही उन्हें नरक का एहसास होना चाहिए। इमरान हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, दादी को पता उल गया आप कहाँ हो। असद ने बिना भाव के कहा, कोई बात नहीं। वो क्या कर रही है। इमरान समझ गया था कि असद आयत की बात कर रहा है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, बॉस मैम आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। असद ने कहा, ओके बाहर जाओ और नजर रखो, जब वह रूम में आए तो बता देना। इमरान ने कंफ्यूजन से कहा, क्या मतलब बॉस। असद ने सर्द लहजे में कहा, रूम के बाहर खड़े रहो। इमरान को सुबह से ही असद का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ ना बोलते हुए बाहर खड़े हो जाता है। कुछ ही देर में जब आयत ऊपर आ रही थी तो इमरान ने वैसे ही किया। बॉस मैम आ रही है, असद ने कहा। ओके तो तुम जाओ, लेकिन बेबी को दिखने नहीं चाहिए। इमरान का सोच सोच कर सिर दर्द होने लग गया था कि बॉस कर क्या रहे हैं। इमरान कुछ सोचते हुए वहीं छुप जाता है। वह देखना चाहता था कि बॉस करने क्या वाले हैं।
असद जो आयत के अंदर आने से पहले उठने लगता है। आयत देखती है असद उठ रहा है, उसे लगा शायद असद बेटर फील कर रहा है, लेकिन तभी वह लड़खड़ाते हुए बेंच पर बैठ जाता है। आयत जल्दी से असद के पास जाते हुए कहती है, मिस्टर खान क्या जरूरत थी उठने की, मेरा वेट कर लेते, तुम ठीक तो हो? असद आयत का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे फ्रेश होना है। वहीं बाहर इमरान ये देख मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वह जानता था कि बॉस तो अभी बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक क्या हुआ। इमरान ने खुद से ही बात करते हुए कहा, मतलब बॉस नाटक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आयत असद को वॉशरूम में ले जाती है। असद के चेहरे में हल्की सी मुस्कान थी। आयत उसकी फ्रेश होने में हेल्प करती है। इमरान अब सारी बात समझ गया था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। आयत असद को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। असद बस एक टक उसे देख रहा था। आज पहली बार असद को अपनेपन का एहसास हो रहा था। वो यही सोच रहा था, वो आयत के साथ जो कर रहा था वो गलत तो नहीं है, क्योंकि आयत बिल्कुल उसकी माँ की परछाई थी। जब वो बीमार होता था तो वह भी उसे ऐसे ही खिलाती थी। ये सब सोचते हुए वो उन दिनों में चला जाता है। आयत ने उसे आवाज देते हुए कहा, तुम्हें कुछ और चाहिए? असद आयत के साथ से प्लेट पकड़ साइड टेबल पर रख देता है। आयत को अपनी तरफ खींच किस करने लगता है। आयत अचानक किस करने से संभल नहीं पाती। असद उसके गिरने से पहले मजबूती से अपनी गोद में बिठा लेता है। आयत जो असद को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन असद तो किस करने में लगा हुआ था। आयत उससे दूर ना जाए, इसलिए असद अपने दोनों हाथों से आयत का चेहरा पकड़ लेता है। आयत जो असद को मार रही थी वो अब शांत हो गई थी। वह भी अपने दोनों हाथ असद के कंधे पर रख देती है। दोनों इस कदर एक दूसरे में डूबे हुए थे कि उन्हें यह एहसास नहीं था कि डोर खुला है। उतने में किसी आवाज आती है, ओह बच्चों, डोर तो बंद कर लिया करो। दादी की आवाज सुन आयत और असद सामने देखने लगते हैं। आयत झट से असद से पीछे हट जाती है। असद ने कहा, दादी अम्मी आपने मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया। आयत जो दादी से अपनी नजरें चुरा रही थी। दादी ने अंदर आते हुए कहा, शैतान, कितने दिनों से दोनों घर नहीं आए। अब बुई दादी परेशान ना होती तो क्या करती, इसलिए तुझ शैतान को ढूंढ लिया। अब मुझे क्या पता था मेरे लिए पोते पोतियों की तैयारी कर रहे हो। ये सुन आयत का चेहरा उतर गया था। उसे असद की कही बातें याद आ जाती हैं कि वह बच्चा उसका नहीं किसी और का हो। वहीं दूसरी ओर असद ने कहा, दादी अम्मी फिर आपने ने तो काम अधूरा छुड़वा दिया। दादी ने असद का कान पकड़ते हुए कहा, बहुत बेशर्म हो गए हो। वही आयत रूम से बाहर चली जाती है। दादी को लगता है आयत शर्मा गई है, लेकिन असद ने आयत का मुरझाए चेहरे को देख लिया था, वो सब समझ गया था। असद ने कहा, दादी आप जाइए, हम आज आ जाएगा। इमरान आपको घर छोड़ देगा? दादी ने कहा, ठीक है। कुछ देर बैठ दादी दादी तो वहां से चली जाती है। दादी के जाते ही असद आयत को ढूंढने लगता है। आयत जो गाइन में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें नम थी, जैसे वो बहुत रोई हो। असद आयत के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेबी यहाँ क्या कर रही हो? मैं जानता हूं तुम दादी की कही बात से परेशान हो, लेकिन जो हुआ वो हम बदल नहीं सकते। आयत असद के हाथ को कंधे हटा देती है और उठते हुए गुस्से से कहती है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तुम्हारा बच्चा थोड़ी था, वो तो किसी और का था ना। आयत की बात सुन असद की मुट्ठियां गुस्से से कस जाती है। वह जानता था गुस्से में उसी ने कहा तो उसने ही है, लेकिन आयत के मुंह से सुन उसे गुस्सा आ रहा था। यही कहा था ना तुमने मुझे, तो अब आयत आगे कुछ बोलती उससे पहले ही असद ने आयत के कंधों को कस के पकड़ते हुए गुस्से से कहा, बकवास बंद करो अपनी, एक शब्द और बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आयत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, इससे बुरा और हो भी क्या सकता है मिस्टर खान। असद ने सर्द लहजे में कहा, बहुत बोल रही हो, चुप हो जाओ। असद इससे ज्यादा कुछ कहता उससे पहले इमरान हांफते हुए कहता है, सॉरी बॉस आपके बीच आने की, लेकिन हमें मैम के बारे में सब पता चल गया है। असद की पकड़ आयत से ढीली हो जाती है और इमरान की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है वो? ये बोलते हुए वह इमरान की तरफ बढ़ जाता है। वही आयत यह सुन थोड़ा हैरान थी, वो यही सोच रही थी कि ऐसा भी कौन है जो असद ऐसे चला गया। असद थोड़ा रुकते हुए आयत को देख कहता है, बेबी चलो मेरे साथ, तुम्हें घर छोड़ दूं। असद इमरान को जाने का इशारा करता है। इमरान इशारा समझ वहां से चला जाता है। आयत बिना कुछ सवाल किए असद के पीछे चल रही थी। असद तेज कदमों के साथ कार में बैठ जाता है। पूरे रास्ते आयत असद को देख रही, जिसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। वही असद जिसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह जिसे 10 सालों से ढूंढ रहा था, वो आज मिल गई थी और कुछ देर में आंखों के सामने होगी। आयत असद को देख बाहर देखने लगती है, दोनों तरफ खामोशी थी।
लेकिन दिल दोनों के बेचैन थे। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए थे। असद आयत को घर छोड़ वहां से चला जाता है। आयत घर आते ही ऊपर चली जाती है। वही असद जो आयत को छोड़ वापस वही आता है। असद ने इमरान के साथ चलते हुए कहा, ले आए उसे। इमरान ने कहा, जी बांस वो अंदर है। असद जब अंदर जाता है तो सामने खड़ी लड़की को देखता है जो बहुत डरी हुई थी। उसके आंखें चारों तरफ घूम रही थी। उस लड़की ने एक नज़र जब असद को देखते रह गई। वो हिचकिचाते हुए कहती है, सर आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप उस होटल के मालिक थे। आप मुझे जो सजा देने चाहे दे दीजिए, पर जॉब से मत निकलिए। असद उसे एक टक देख रहा था। वो बोलती जा रही थी। उसका गेहुआ रंग, गुलाबी होंठ, बुरे बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, उसके चेहरे की मासूमियत अब भी बरकरार थी। पहले उसकी आंखों का रंग भूरा था, लेकिन अब गहरी काली थी। असद ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, शांत हो जाऊं। वह लड़की असद की आवाज सुन को ही जाती है और एक टक असद की नशीली आंखों में देखने लगती है। उसकी छुअन से उसे एक अजीब एहसास हो रहा था। असद ने अपने हाथ हटाते हुए कहा, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकल रहा हूं, बल्कि प्रमोशन दे रहा हूं। इलाही इलाही ने हैरानी से कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता सर? फिर कुछ सोचते हुए, ओके, आपको मैनेजर सर ने बताया होगा। कैसा प्रमोशन सर? असद ने बैठते हुए कहा, तुम्हें मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना होगा, और सैलरी जितनी तुम चाहो। इलाही कंफ्यूजन से असद को देख रही थी। इलाही ने सवाल करते हुए कहा, पर सर मुझे आप पर्सनल सेक्रेटरी क्यों बनाना चाहते हैं? असद ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मुझे जरूरत है। और तुम अपने काम के प्रति वफादार भी हो, और लॉयल भी। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं। इलाही असद की बात ध्यान से सुन रही थी। लेकिन वह सेक्रेटरी नहीं बन सकती थी। क्योंकि उसके पास घर नहीं था, इसलिए वह उसी होटल के सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी ताकि सारी सैलरी अपने घर भेज सके। इलाही चुप थी, इसलिए असद ने कहा, तुम यहाँ 30,000 कमाती हो। मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। ये सुन इलाही की आंखें बड़ी हो जाती है। इलाही कुछ नहीं बोलती तो असद ने नाम बढ़ाते हुए कहा, 5 लाख। इलाही के तो होश ही उड़ गए थे, क्या और चाहिए तुम्हें? इलाही ने मना करते हुए कहा, नो सर, ये बहुत ज्यादा है। असद ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे घर में पैसों की जरूरत है, तुम्हारी मां हार्ट पेशेंट है और तुम उनका इलाज करवाने के लिए सारी सैलरी उन्हें भेजती हो और खुद होटल के सर्वेंट क्वार्टर में रहती हो। इलाही असद की बातें सुन बहुत हैरान थी। वह यही सोच रही थी, असद को इतना कुछ कैसे पता? लेकिन मेरी सेक्रेटरी बनने के बाद तुम्हें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बताओ क्या करना चाहती हो? इलाही सोच रही थी कि आफत तो ठीक है, इससे उसकी मां का इलाज भी हो जाएगा और उसकी आंखों के ऑपरेशन का सारी कर्ज भी उतार देंगी। इलाही ने कहा, ओके सर, आई एम रेडी। ये सुन असद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। असद ने इमरान की तरफ इराशा किया तो उसने आगे आते हुए इलाही को फाइल देते हुए कहा, मैम आप इसे पढ़कर साइन कर दे। इलाही ने सवालिया नजरों से असद को देखते हुए कहा, सर यह क्या है? असद ने कहा, ये सेक्रेटरी का कॉन्टैक्ट है, तुम्हें इसके बारे टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने होंगे, तुम इसे अच्छे से पढ़ सकती हो। इलाही यह सुन उसे पढ़ने लगती है और एक रूल को पढ़ते हुए कहती है, मैं 1 साल तक कहीं जॉब नहीं कर सकती। असद ने कहा, बिल्कुल। इलाही ने सोचते हुए, 1 साल ही तो कोई बात नहीं। इलाही साइन कर फाइल इमरान को पकड़ा देती है। असद ने उठते हुए कहा, चलो मेरे साथ। इलाही ने हैरानी से कहा, लेकिन कहाँ सर? असद ने जवाब देते हुए कहा, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। आयत जो कि दादी को ढूंढते हुए उनके रूम में जाती है, जहां दादी अपने पैरों को खुद दबा रही थी। ये देख आयत ने परेशान होते हुए कहा, दादी अम्मी क्या हुआ आपको? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब तेरी दादी अम्मी बूढ़ी हो गई है, तो बस ये घुटनों और पैरों का दर्द परेशान करता है। आयत ने कहा, बस इतनी सी बात दादी अम्मी, मैं आपके लिए आयत स्पेशल तेल बनाकर लाती हूँ, उससे आपके पैरों और घुटनों का दर्द मिनटों में चला जाएगा। इतना बोल आयत जल्दी से किचन में चली जाती है और 10 मिनट में वापस आ जाती है। उस तेल में बहुत से जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। दादी अम्मी ने कहा, बेटा तुझे जड़ी बूटियों की इतनी नॉलेज कैसे है? आयत ने दादी के पैरों की मालिश करते हुए कहा, दादी अम्मी मेरा छोटा भाई आयान एक डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे पढ़ने के लिए मैं भी दवाइयों और जड़ी बूटियों के बारे में काफी रिसर्च करती थी, इसलिए मुझे इनके बारे में पता है।
दादी और आयत काफी देर एक दूसरे से बातें कर रही थी, हंस रहे थे और साथ ही साथ दादी अम्मा आया से उसके बचपन के बारे में काफी कुछ पूछ रही थी और आयत मुस्कुराते हुए उन्हें सारी कहानियां बता रही है। इतने में असद और इलाही घर आते हैं। असद उसे बैठने को बोला, खुद ऊपर जाने लगता है कि उसे दादी के कमरे से हंसने की आवाजें सुनाई दे रही, वह अपना रुख उस तरफ मोड़ लेता है। वह रूम में देखता है आयत मुस्कुराते हुए दादी से बातें कर रही है और दादी भी उसके बातें सुन हंस रही है। वह दरवाजे से टिक आयत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगता है जो हंसते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। असद पिछले 5 मिनट में उसे देख रहा था। दादी की नजर जब दरवाजे पर जाती है तो वह मुस्कुरा कर कहती है, असद बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। फिर दादी ने असद के पीछे खड़ी लड़की को देख कहा, ये तेरे पीछे कौन सी लड़की खड़ी है। असद पीछे देखता है तो इलाही खड़ी थी। इलाही ने कहा, सारी सर, वह समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं। असद ने कहा, चलो अंदर बताता हूं। आयत बिना कुछ बोले सब देख रही थी। असद ने दादी की बात का जवाब देते हुए कहा, दादी अम्मी, यह मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, आज से यह इसी घर में रहेगी, हम सब साथ। दादी जानती थी असद अपनी मर्जी का मालिक है, सवाल पूछना मतलब दीवार से सिर मारने जैसा है। दादी ने कहा, ठीक है। इतना बोल दादी आयत को देखने लगती है जो इलाही को ऊपर से नीचे देख रही थी। कई सवाल थे उसकी आंखों में। आयत ने सोचते हुए मन ही मन कहा, तो इसके लिए जल्दी में गए थे। असद ने इलाही से कहा, तुम दादी के पास वाला रूम में शिफ्ट हो जाऊं, कुछ जरूरत हो तो मुझे बोलना और 4th फ्लोर पर बिना मेरी परमिशन के तुम आ सकती हो। आयत और दादी असद के मुंह से ये सुन हैरान थी। असद तो कभी किसी से प्यार से बात तक नहीं की, फिर इससे क्यों। इलाही हाँ में सिर हिला देती है। दादी और आयत को आदर के साथ हेलो बोल चली जाती है। असद ने कहा, दादी अम्मी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ये सुन आयत बिना कुछ कहे वहां उठकर चली जाती है। असद ने दादी के पास बैठते हुए कहा, दादी अम्मी, जिसे मैं 10 साल से ढूंढ रहा हूं, वो मुझे मिल गई। दादी ने हैरान होते हुए कहा, इलाही। असद में सिर हिला देता है। क्या ये लड़की इलाही थी। आयत जो ऊपर जाने ही वाली थी कि असद की बात सुन रुक गई थी और बाहर असद और दादी की बातें सुन रही थी। असद ने कहा, हाँ दादी अम्मी, यही मेरी इलाही है, पर अभी मैंने उसे कुछ नहीं बताया। असद के मुंह से मेरी इलाही सुन आयत को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि आज तक असद ने कभी आयत को मेरी नहीं कहा था। दादी ने बिना भाव के कहा, मैं जानती हूँ असद, तू बचपन से ही इलाही को पसंद करता है, लेकिन आयत का क्या। असद आयत का नाम सुन चुप हो जाता है। दादी ने कहा, क्या सोच रहा है। असद ने कुछ सोचते हुए कहा, दादी अम्मी, इलाही ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। ये सुन आयत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे बिना कुछ सुने ऊपर चली जाती है। दादी ने कहा, ठीक है बेटा, तू समझदार है और मुझे अल्लाह मियां पर पूरा विश्वास है कि एक दिन तू अपने दिल की बात जरूर सुनेगा, तब तुझे समझ आएगा कि कौन तेरे लिए जरूरी है। असद ज्यादा बात ना करते हुए वहां से ऊपर चला जाता है। वह रूम में ना जाते हुए स्टडी रूम में चला जाता है। आयत रूम लॉक दरवाजे से टिक कर बैठ जाती है। आयत ने रोते हुए कहा, मैं तो कभी जरूरी ही नहीं थी। मिस्टर खान तो पहले से ही किसी और के थे, यही कारण है कि वह मुझसे नफरत करते हैं। आयत काफी देर वही बैठे रो रही थी। वही असद स्टडी रूम में गहरी सोच में डूबा हुआ था। आयत को वह छोड़ना नहीं चाहता था और इलाही, जिसको वह 10 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। असद चेयर पर लीन होते हुए आंखें बंद कर लेता है। इलाही जो पूरे घर को देख रही थी, उसे घर बहुत ही सुंदर लगा। उसे याद आता है कि असद ने उसे कहा था कि वह कभी भी 4th फ्लोर में कभी भी आ सकती है। इलाही लिफ्ट से 4th फ्लोर में चली जाती है। वो देखती है कि 4th फ्लोर पूरे घर से ज्यादा सुंदर और शांत था। इलाही देखती है कि वहां 3 ही कमरे से एक अंदर से बंद था, दूसरा जिम था। इलाही को लगा असद तो अंदर रूम में, तो ये भी खाली होगा, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे स्टडी रूम का दरवाजा खोल देती है, जहां बहुत अंधेरा था। टेबल पर एक लैंप जल रहा था और चेयर का रुख दूसरी ओर था। इलाही चारों तरफ देखती है कि वह लाइट ऑन करे, इसलिए वह के पास खड़ी अपनी नजरें घुमा कर देख रही असद, जो चेयर को घुमाते हुए इलाही को गोद में बिठा देता है। इलाही शौक जाती है। असद को लगता है कि आयत के अलावा यहाँ कोई होगा नहीं। असद कुछ कहता उससे पहले वह इलाही का चेहरा देख कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इलाही ने हिचकिचाते हुए कहा, वह सर सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना बोल वह असद की गोद में से उठने लगती है कि वापस से फिसलते हुए फिर से गोद में गिर जाती है। इलाही असद के शाल्डर को कस के पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से टेबल पर लैंप गिरकर टूट जाता है।
असद, जिसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। पूरे रूम में अंधेरा हो गया था। उसका हाथ इलाही की कमर पर जाते जाते ही पीछे हटा लेता है। आयत, जिसे कुछ गिरने की आवाज आती है तो वह यही सोच रही थी कि ऊपर तो कोई आता नहीं, फिर यह आवाज कैसी। आयत उठकर रूम के बाहर देखती है तो उसे स्टडी रूम का दरवाजा खुला दिखा था। आयत स्टडी रूम में जाते टाइट ऑन कर देती है, लेकिन उसकी नजरें जैसे सामने जाती है तो वह 2 कदम पीछे हट जाती है। इलाही, जो असद की गोद में थी और उसके दोनों हाथ असद के गले में थे, वह एक टक एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। टाइम्स ऑन होते ही दोनों की नजरें एक दूसरे को ही देख रही थी। इलाही, जिसे पहली बार ऐसी फीलिंग आई थी, उसके हाथ खुद ब खुद असद के चेहरे पर आ जाते हैं और असद भी उसे रोक नहीं रहा था। यह देख आयत ने भारी आवाज में कहा, सॉरी। इतना बोल वह बिना वहां एक भी पल रुके चली जाती है। आयत की आवाज सुन इलाही होश में आते हुए जल्दी से उठ जाती है और डरते हुए कहती है, उद्धरण चिन्ह, सारी सर, मुझे सच में नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। असद ने उठते हुए कहा, जाओ यहाँ से और अगली बार ध्यान रखना बिना नॉक किए अंदर मत आना। इतना बोल वह तेज कदमों के साथ अपने रूम में चला जाता है और रूम के चारों तरफ देखता है तो उसे आयत कहीं नजर नहीं आती। वह बालकनी का बार ओपन करता है तो स्विमिंग पूल के पास लगे झूले पर आयत बैठी थी। वह सामने चांद को देख रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।